तो जब आपने बिगिनिंग किया था तो फैमिली के साइड से आपके ऊपर क्या प्रेशर? एंड 1.5 महीने के बाद मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। उस टाइम पे मैं सडनली घर पे बता नहीं सकता था कि मेरी जॉब है वो मैंने क्विट किया हुआ है। बराबर। तो आपने बारडोली टाउन पेज पे अपने आप को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? अभी तक आपने मिस्ट्री क्यों बना रखी है कि भाई ग्रुपल ओनर कौन है? खुद कभी ऐसा लगा नहीं कि वो चीज़ मतलब कि मैं खुद आऊँ वीडियोस में, एंड एट द मोमेंट वो मेरा फॉर्टे भी नहीं था। लोकल लेवल पे क्या चैलेंजेस होती है और कस्टमर बिहेवियर कैसा रहता है? इनिशियल स्टेज पे हमने शुरुआत की थी, तब जो ये प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा थी क्योंकि हम सिंगल पेज पे नहीं होते थे। स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती थी, हम लोग वहाँ पे जाते थे, उस टाइम पे वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना एंड फिर वहाँ पे चेंजेस आते थे। एक बार वॉइस ओवर हो गया फिर उसमें चेंज करवाना, या फिर वीडियोस में एडिटिंग में प्रॉब्लम होता था कि उन्होंने पहले वो क्लियर चीज़ें मेंशन नहीं की होती थी कि ये आपको करना है, वो चीज़ें करना है। अच्छा कोई बोलता है अच्छे ओरेटर है तो उनको अगर आपको चांस देना है या आपके जैसा बनना है बारडोली टाउन जैसा, तो उनके लिए आप क्या सिलेक्शन में क्या ध्यान रखेंगे? एंकर्स हैं, पहले उनको क्यूरियोसिटी देखा जाता है, वो कितनी क्यूरियस है, जो भी टास्क को मतलब परफॉर्म करने वाला उनको आइडिया है कि उनको कैसे बोलना है या फिर उनको कैसे डिलीवरी करनी है डायलॉग्स की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर यूथ विद यूथ। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो बारडोली के अंदर एक जीरो से लेके आज 87,000 फॉलोवर का उनका नेटवर्क है, जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्यूटर बीसीए कंप्यूटर साइंस किया और वहां से उन्होंने अपनी जर्नी एक सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में स्टार्ट की, जिनका मानना है कि खुद को प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो एंड स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करो, जो टीम बिल्डिंग में मानते हैं। और कई एंकर को उन्होंने बारडोली में एक फेस दिया है, कई यूथ पर्सन को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि बारडोली में वो अपने फेस को शोकेस कर सके एंड वो अपने आप भी आगे बढ़ सके। बारडोली के ऐसे ऐसा पेज है जिसका ओनर कौन है वो सब जानने की चाह में होता है कि बारडोली टाउन का जो पेज है वो किसका है। जब मैंने भी पहली बार बारडोली टाउन पे क्लिक किया था तो मैं सोच रहा था जो उसका फेस है वही उसका ओनर है, लेकिन जब हमने मैसेज किया और उनसे मिलने का मौका मिला तब जाके पता चला कि ये ओनर कौन है। सो मैं आज आपको बारडोली टाउन के ओनर या उसके जो भी करता धरता है उससे आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारी चैनल पे। सो वेलकम मिस्टर ध्रुपल परमार ऑन अवर चैनल फॉर यूथ विद यूथ। ध्रुपल भाई, एंड आपने कहा कि बारडोली टाउन किसका है, राइट? तो मैं आपने जो दूसरी बात बताई कि उनके कर्ता धर्ता कौन है, एक्चुअली अगर हम बात करें कि कर्ता धर्ता की, तो बारडोली की जनता ही है कि जिन्होंने सपोर्ट से, जिनकी वजह से, जिनकी फॉलोइंग्स के कारण ही हम यहाँ पे हैं, तो मेन ऑनर तो वही हुए हैं। यस, एज एडमिन मैं लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ बारडोली टाउन के ऊपर, तो ये एक करेक्शन छोटा सा था। थैंक यू सर। तो ये आपका बड़प्पन है सर कि आप ओनरशिप बारडोली की जनता को दे रहे हो सर। एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे आपसे और थोड़ा अंदर डिटेल में जानने की कि बारडोली टाउन सर आपके जो माइंड में थॉट आया कि बारडोली टाउन जैसा एक पेज होना चाहिए जो बारडोली के लिए एक मार्केटिंग सोर्स बने, मतलब आपको बिजनेस प्रमोट या न्यूज़ के बेस के जो भी आपको डिटेल्स पहुंचाने थे, तो वो दिमाग में सर सोच कैसे आई सर? एक्चुअली ड्यूरिंग माई जॉब इन सूरत हमने बहुत सी एजेंसीज़ के साथ बहुत सी जो पेजेस थे इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। उस दौरान हमने कनेक्ट किया सूरतीस को, वो सिमिलर एक पेज था सिटी रिलेटेड कि जो वहाँ पे वर्क कर रहा था, एंड बहुत सारे ब्रांड्स को उन्होंने अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए थे। उस टाइम पे हमने चेक किया तो बारडोली में भी 2 पेज एग्जिस्ट करते थे, बट हमें फिर भी ऐसा लगा कि हम यहाँ पे एक नया पेज स्टार्ट कर सकते हैं एंड हमारी स्पेस बना सकते हैं। ऐसे फिर शुरुआत हुई बारडोली टाउन की। तो कृपल भाई, जब आपने बारडोली टाउन पेज स्टार्ट किया, ये जो सोशल मीडिया का एक जो दौर है उसमें रातों रात तो इतने फॉलोअर बनते नहीं है सर। तो जब आपने बिगिनिंग किया था तो फैमिली के साइड से आपके ऊपर क्या प्रेशर था? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस या आप ऐसा मानो कि ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपके पेरेंट्स, आपके एज के जो भी पेरेंट्स है,
मतलब आज के जो भी पेरेंट्स है या पुराने 10 साल पहले के जो पेरेंट्स है उनको ये बिजनेस में जाना शायद ठीक नहीं लग रहा होगा। तो आपका एजुकेशन क्या और आपने किया क्या और पेरेंट्स से आपको क्या हर्डल मिली सर? ओके, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो एजुकेशन है वो BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकंड थिंग, एक फ़नी इंसिडेंट था कि जब मैंने बारडोली टाउन को स्टार्ट किया था, उसके 1-1.5 महीने के बाद मेरा जो जॉब था, एक्चुअली मैं उस टाइम पे जब स्टार्ट किया तब तो बेसिक ही हम पोस्ट डालते थे, तो मेरा जॉब कंटिन्यू नहीं था। एंड 1.5 महीने के बाद मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। उस टाइम पे मैं सडनली घर पे बता नहीं सकता था कि भाई जॉब है वो मैंने क्विट किया हुआ है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया कि जो हमारा ऑफिस है ना वो रीलोकेट हो रहा है एंड अभी हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है। मैंने ये बताया एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे कैसा था कि अगर मैं बताता भी कि मैं खुद का कुछ कर रहा हूँ तो मैं वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ कि जहाँ पे मतलब कि पहले किसी ने बिजनेस किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा टफ था हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी मतलब वो चीज़, क्योंकि वो उन्होंने भी इतने टाइम पे जॉब की हुई है, तो उनका एक माइंड सेट रहता है कि मेरा जो बेटा है वो भी जॉब को ही परस्यू करे। तो इनिशियल जो स्टेज था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि वहाँ पे भी उनको मैंने बताया भी नहीं था एंड कैसे इसको ग्रो करेंगे, कैसे मतलब क्लाइंट्स आएंगे, या फिर इतना कल्चर भी नहीं था उस टाइम पे बारडोली पे। अगर आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में वो चीज़ें चेंज हुई। तो डेफिनेटली एक आपने रिस्क लिया है, मतलब रिस्क लिया था और वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर आपने क्रिएट भी किया कि आपको एक ऑफिस लेना था या ऑफिस के अंदर बैठ के आपने एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर किया। और बारडोली में अभी आपके आई थिंक 87,000 जितने फॉलोवर है। सो ये आपने 3 साल में सर अचीव कर लिया। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। और मैं आपको ये यूथ को ये बताना चाहूँगा कि कई बार जॉब कल्चर फैमिली से जो बैकग्राउंड से आते हैं उनके पेरेंट्स कई बार ऐसा करते हैं कि उनको जॉब में ही प्रमोट करते हैं, और आपने एक यूथ के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि जॉब फैमिली से भी बढ़ के आप बिजनेस में आ सकते हो एंड यू हैव अचीव अ ग्रेट माइलस्टोन इन बारडोली एट द मोमेंट। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जब बारडोली टाउन स्टार्ट किया, कई लोग को ऐसा होता है कि उनको स्टार्टअप चाहिए, राइट? तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, बराबर? तो आपने बारडोली टाउन पेज पे अपने आप को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? अभी तक आपने मिस्ट्री क्यों बना रखी है कि भाई ग्रुपर ओनर कौन है, तो सबको पता नहीं। तो आज आपका फेस भी अनकवर हो रहा है, तो आप ये हमें बताइए यूथ को कि व्हाई यू हैव नॉट प्रोजेक्टेड योरसेल्फ ऑन द पेज सर। नॉर्मली जब शुरुआत की थी ना, तो इनिशियल स्टेज पे हम इतनी रील्स नहीं बनाते थे। हमने स्टार्ट किया 3 to 4 मंथ्स के बाद रील्स का कॉन्सेप्ट लाया, एंड उस टाइम पे जो रील्स थी उनमें ज़्यादातर गर्ल्स या आप लेडीज़ को बोल सकते हो, क्योंकि वो शोकेस कर रहे थे वीडियोस के अंदर, राइट, प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी स्टोर्स हैं उन चीज़ों को। तो हमें मुझे खुद कभी ऐसा लगा नहीं कि वो चीज़ मतलब कि मैं खुद आऊँ वीडियोस में, एंड एट द मोमेंट वो मेरा फॉर्टे भी नहीं था। और मैं पहले से एक चीज़ मानता हूँ कि जो चीज़ है, राइट, एंड एक दूसरा भी था कि जब तक जो पेज जाएगा आगे, तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर रखनी पड़ेगी कि एक बायस ना बन जाए किसी भी चीज़ का। अगर मैं हूँ, अगर लोगों को पता है कि ये पेज मतलब किसी का है, राइट, कि ये ओन कर रहे हैं या फिर मतलब वो चला रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं पे एक बायस होता है कि अगर ये मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू है तो वो सिमिलर पेज का हो जाएगा। तो हमेशा हमने ट्राई करी है कि वो चीज़ें ना हो, इसीलिए कभी भी मतलब वो चीज़ को हावी भी नहीं होने दिया कि मुझे वो पोर्ट्रे करना है कि मैं ऑनर हूँ वहाँ पे, राइट, मेरे ही डिसीजंस होने चाहिए। हमने वो ट्राई करी है कि जो भी मतलब कि ऑडियंस सिलेक्ट करे या फिर जो भी ऑडियंस को पसंद आए वही वे में हम जाए। एंड ये माइंडसेट से हमें कभी लगा भी नहीं कि हमें वो चीज़ें मतलब कि वहाँ पे कहनी चाहिए कि नहीं हम लोग बारडोली टाउन है या फिर ऐसे। अगर आप अभी भी देखोगे तो बहुत सारे ज़्यादा भी जो लोग हैं वो हमारे एंकर्स को जानते हैं एंड उनका काम है उनमें वीडियो में आना, राइट। पीछे बहुत सारी टीम है जो अनअवेलेबल होती है। वीडियोग्राफर आप ले लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे यहाँ पे। एडिटर्स हैं जो बहुत मेहनत डालते हैं एक वीडियो बनाने में। उसके अलावा आप स्क्रिप्ट राइटर को ले लीजिए, कॉन्सेप्ट क्रिएशंस ले लीजिए, हमारी जो सेल्स टीम्स है सभी लोग एफर्ट्स डालते हैं। तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा लगा नहीं। मैं भी खुद को एक पार्ट समझता हूँ इसका, एंड दैट्स व्हाई हमने कभी वो करेंगे। डेफिनेटली आपने जो बताया कि
कोई भी बिजनेस हो या आपने जो पेज डेवलप किया है, इट इज विदाउट टीम वर्क वो पॉसिबल नहीं है। Yeah. और आप सब टीम को अप्रिशिएट करते हो, दैट इज वेरी गुड साइन। क्योंकि कई लोग को लगता है कि अकेले सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपने ये 3 साल में जो माइलस्टोन अचीव किया है, इट इज अ एक्सेप्शनल एग्जांपल ऑफ अ टीम वर्क। और आपने एक चीज अच्छी बोली है कि जो फोटे है उसको अपना काम करने दो। Yeah. तो आपने एंकरिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, यू फोकस ऑन द मैनेजमेंट साइड, टीम बनाने में आपने फोकस किया और आपने एंकर्स को डेवलप किया है। कई एंकर्स आपके यहाँ डेवलप हुए और वो अपना पर्सनल करते होंगे, लेकिन यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू द बारडोली यूथ के उनको एक प्लेटफॉर्म मिले टू शोकेस देमसेल्व्स एंड इन फ्यूचर दे आल्सो विल ग्रो इन देयर ओन मैनर। सो एक अपॉर्चुनिटी भी आपने दी है यूथ को, बारडोली के यूथ को। दूसरा सर सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा वो है कि आज एआई जो इंटर मार्केट में आ गया है, एआई का सबको पता है कि एआई इज न्यू रिवॉल्यूशन, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आपके फील्ड में सर एआई का इम्पैक्ट क्या रहेगा? जॉब खा जाएगा सबकी, ऐसे तो बात करते हैं, इज इट ट्रू या आपका क्या ओपिनियन है सर उसके ऊपर? अगर हम एआई की बात करें स्पेसिफिकली, तो एआई का आप देखो तो मार्केटिंग फील्ड में अभी जो यूज़ हो रहा है वो मार्केटिंग फील्ड में ज़्यादा हो रहा है। हमारे फील्ड में तो जो भी अभी इनोवेशंस आ रहे हैं, अगर गूगल ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर, या फिर आप दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स को देख लीजिए, परप्लेक्सिटी है, या फिर न्यू एआई एजेंट्स आ रहे हैं अभी जो डेवलप हो रहे हैं वीडियोस के मॉडल्स, राइट, गूगल वीओ 3, वो सभी भी वो। एंड अगर आप अभी चेक करें वो डिटेल्स को, आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जो कंटेंट बन रहा है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रहा है। पहले जो था, आप 1-1.5 साल में जो एआई ने ग्रो किया है वो ज़बरदस्त ग्रो हुआ है। एंड आने वाले टाइम पे जो बेसिक एंट्री के लेवल के जॉब्स है वो डेफिनेटली रिप्लेस होंगे। पहले हम अगर आप बात करें कि हमें एक एजेंसी के अंदर 10 to 15 लोग चाहिए थे, वो अभी 2 to 3 लोग कर रहे हैं। तो एक वो जो जॉब्स है, जो एंट्री लेवल्स की जो जॉब है, वो डेफिनेटली मतलब जाने वाली है इन फ्यूचर। एआई से अभी भी यूट्यूब पॉलिसी भी एक नई आई है, तो आपके पास उसका भी शेयरिंग नहीं है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है अभी कि इतना ज़्यादा कंटेंट अब आ रहा है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, इतने कंज्यूमर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ टाइम के बाद शायद ऐसे मैं भी कंज्यूमर अगर मैं देखूँ तो मैं कुछ टाइम के बाद रील्स बंद कर देता हूँ देखना। आई डोंट नो क्यों, लेकिन अब ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही। सो एआई इतना अगर पुशअप करेगा कंटेंट को, तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग उससे दूर जाने लगेंगे। हर एक चीज़ का टाइम आता है। सो एआई से एक जॉब रिप्लेसमेंट के बदले मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक जगह पे इतना डेटा थ्रो करेंगे कि लोग देखना बंद करेंगे, तो शायद ये जो एआई है वो कई लोग का जॉब खा जाएगा इन दैट वे प्रोबेबली, कि वो देखना बंद कर देंगे तो कंटेंट कौन कंज्यूम करेगा, मेरा ये मानना है। सो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये अभी आपके साथ बात करते करते ये थॉट आया एंड आई जस्ट पुट द थॉट। लेकिन जॉब रिप्लेस करेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग कई आसान हो गई है, कई लोग के लिए ये हो गया है। सो एक तरीके से अच्छा भी है कि कंटेंट को पॉलिश करना का मौका मिलता है, एडिटिंग के लिए भी आपको कई टूल्स मिल जाते हैं। सो एक तरीके से आसान हो गया है, लेकिन प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है। इट में आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा लग रहा है मुझे सर। तो दूसरा सवाल सर मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं जो आपने बोला ना उस पर थोड़ी सी चीज़ें मतलब हाईलाइट करना चाहूँगा कि पहली चीज़ है कि आप अगर कंटेंट को कोई भी देखिए, राइट, पहले कैसा होता था कि सब ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं, फिर मतलब 360 मार्केटिंग एंड ऐसी सब बहुत सारी एप्लीकेशंस मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है जो आपको इजीली ग्राफिक्स क्रिएट करके देती है। बट आज वो ग्राफिक्स को कंज्यूम वाले लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी मतलब कि वीडियोस पे स्विच हो रहे हैं। सिमिलरली ऐसा ही है, अगर कोई कंटेंट है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो धीरे धीरे वो कंजप्शन डेफिनेटली मतलब बंद होगा, राइट। बट एक चीज़ है कि वो एज अ मोमेंट आप अगर देखें तो आज जो अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो बहुत बेटर अर्न कर रहे हैं स्टिल, राइट। तो सिमिलर जो वीडियोग्राफी है या फिर मैंने
हम लोग बहुत बार वो मतलब कि चीज़ों का हाईलाइट करते हैं कि अगर आप अपने नीच में हैं, अभी गुजराती कंटेंट की भी बात करूँ, गुजराती में भी बहुत कंटेंट बन रहा है, बट स्पेसिफिक नीच में जो कंटेंट है वो अभी भी मतलब कि वहाँ पे गैप है, तो वो चीज़ें रहने वाली है। एंड एज अ जॉब का हमने जो बात किया है कि जो कंटेंट है तो वो पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम आएंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को भी अपने प्लेटफॉर्म को बचाना है। अगर सिमिलर एक ही वॉइस में सभी वीडियोज़ होंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, वो आप नहीं देखेंगे। तो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम भी उसको ट्राई करेगा कि ये चीज़ें ना हो। एंड जो अभी जो कंटेंट बन रहा है बहुत इजीली बन रहा है, बट ट्राई ऐसा रहेगा कि इन फ्यूचर की जो कंटेंट बने उसमें क्वालिटी क्रिएशन हो, जो धीरे धीरे अभी जो बेसिक्स है उसको मतलब कि अगर आप यूट्यूब ने अभी मोनेटाइजेशन बंद किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप एआई यूज़ ही नहीं कर सकते वहाँ पे। उन्होंने कि उनकी गाइडलाइंस कैसी है कि आपने अभी एक मंकी वाला सीन देखा होगा, ऐसे वैसे जो वीडियो बन रहे हैं, तो वैसे जो कंटिन्यूसली वीडियो बनेंगे तो अभी यूट्यूब उसको बैन करेगा, या फिर जो बैन तो नहीं किया है उन्होंने, बट मोनेटाइज बंद कर दिया है। तो वन फॉर्म में ऐसा ही है कि कोई भी अगर चीज़ें हैं उसको आपको कंटिन्यू करना है, उसके लिए आपको पेमेंट रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ें धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगी फिर वहाँ पर। सर बहुत अच्छा शेयरिंग हुआ कि आज हम इंडिया लेवल पे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के जो भी अभी डिसीजन होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी इम्पैक्ट करते हैं, और उसके ऊपर हम एक छोटे से बारडोली टाउन से ये बात करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर इंडिया लेवल ऑफ यूथ के। इंडिया के जो यूथ है उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी कि थोड़ा कंटेंट पे मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज सीधा कॉपी पेस्ट करके जो भी वीडियो पहले डालते थे वो मुझे लग रहा है यूट्यूब अब ऐसा मोनेटाइजेशन नहीं करेगा। अभी आज ही मैंने एक रील्स में देखा है कि आई थिंक इट वाज कन्वर्सेशन बिटवीन राज सामनी एंड मिस्टर बीस्ट। तो यूएसए में जितने फॉलोवर है और इंडिया में जितने फॉलोवर है, तो 1/10 अगर फॉलोवर यूएस में है, हमारे मान लो इंडिया में 1 लाख है तो उससे 10,000 फॉलोवर में जितना मोनेटाइजेशन होता है उतना यहाँ पे 1 लाख फॉलोवर पे मोनेटाइजेशन होता है। सो ये जो डिफरेंस है सर, ये क्यों रहता होगा सर? वो डेफिनेटली आप मतलब इंडस्ट्री में अगर आप चाहिए राइट, जैसे कि आप समझिए कि रियल एस्टेट्स है तो उसमें टिकट साइज बड़ी है, ओके, तो वैसे ही जो पेमेंट्स है वो सिमिलरली आप इंडिया में देखें या फिर यूएसए में देखें, तो यूएसए में उनके जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू अप है, एंड वहाँ पे जो कंज्यूमर्स है तो वो उनकी साइज इंडिया में अगर हम देखें तो 100 करोड़ है, तो पर व्यूज़ हम लोग जो भी मतलब कि कैप्चर करेंगे या फिर जो भी आपको मतलब लोग व्यू करेंगे वो डेफिनेटली इंडिया में ज़्यादा व्यू करेंगे। पर अगर वो सेम प्राइसिंग होगी तो कैसा होगा कि उनको जो यूट्यूब है या फिर जो भी एडवर्टाइज़र है वो भी उतने अर्न करके देने चाहिए, तो यहाँ पे जो स्पेंड होता है वो नॉर्मली कम होता है टिकट साइज की वजह से, वो सिमिलर रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे यूएसए एंड जो इंडिया की प्राइस है। अगर आप एक चैनल इंडिया में बनाते हो एंड आप रन यूएसए में कर रहे हो, या फिर आपका जो कंटेंट है वो यूएसए में ज़्यादा मतलब कि वॉच हो रहा है, तो आपको सिमिलर वो बेनिफिट मिलते हैं कि उनको जो मतलब उनको जो पर क्लिक्स व्यू जो भी मतलब पेमेंट है या फिर फॉर व्यू पेमेंट है वैसे ही वेरी गुड शेयरिंग सर। दूसरा आगे का जो सवाल है सर वो मेरा ये है कि सर आप अभी ये जो फील्ड में आए हो तो आपने इसका नॉलेज क्या लिया था सर? मैंने आगे बताया, वैसे BCA मैंने कंप्लीट किया था। उस टाइम पे जब हमने इनिशियल स्टेज पे शुरुआत की थी तो अभी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है या फिर रील्स जो है वो धीरे धीरे ट्रेंड में आए। उस टाइम पे मेटा बहुत पॉपुलर था एंड मेटा एड्स ज़्यादा पॉपुलर थी, एड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था रन करने के लिए, एंड वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको होना ज़रूरी था कि भाई आपको बेसिक वेबसाइट्स के बारे में पता होगी कैसे गेम वर्क करता है, और उस टाइप वो टाइम पे भी जो भी मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से आता था उनको ज़्यादा नॉलेज होता था। एंड उसके बाद मैं एक आपको अगर आपको कंटेंट समझना है कि कंटेंट कैसे वर्क करता है तो एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूँगा, हाउ टू स्टिक विथ योर आइडियाज़। वो जो बुक है वो आपको क्लैरिफाई करती है कि एक बहुत पॉपुलर कोट मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई आप 10 प्रोडक्ट को हाईलाइट करने जा रहे हो या फिर 10 पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे तो आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ पे है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको एक अगर वायरल वीडियो बनाना है तो क्या क्या मतलब वहाँ पे चीज़ें रह सकती है। मतलब आपने टेक्निकल या बेसिक्स आपने क्लियर करके ये फील्ड में आए हो। मतलब आज की जनरेशन को शायद ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड में आप एंटर करते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको थरोली स्टडी करो
आप इसके डेप्थ में जाओ, जितना डिगिंग करोगे उतना आप डीप में जा पाओगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, या आप आपका जो भी काम करते हो उसमें डिगिंग करना ज़रूरी है। अब सर सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, बट एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि पहले से इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अभी चेंज हुए हैं। पहले कैसा था, अगर आपका एक वीडियो वायरल जाता है तो आपके दूसरे फॉलोअर्स गेन होते हैं, एंड दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेटर वर्क करती है। बट अभी ये कैसा है कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत से वीडियो वायरल जा रहे हैं, बट सडनली फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं। बट आपको सडनली फॉलोअर गेन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आपको कंटेंट आपका जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे वो चीज़ें अभी रहेगी, क्योंकि पहले आप कंटेंट को ऐसा समझ लीजिए कि बहुत कम लोग करते थे, आज बहुत ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशंस में है। तो आप अभी एक समझिए कि वो धीरे धीरे एक ऐसा जॉब ही बनता जा रहा है। तो मतलब self-employed हो या आपको अभी वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया एंड आप रातों रात पॉपुलर हो गए, एंड वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि, बट आप बहुत से सारे कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे बहुत उन्होंने भी पीछे मेहनत की है, एंड देन जाके फिर आज आपको जो लग रहा है कि वो रातों रात पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे कि राज समानी की हम बात करें तो उनके आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो वो भी आपको पता चलेगा कि वो सडनली नहीं हो गया है, उसमें भी टाइम तो लगा ही है। तो जैसे कोई बिजनेस ग्रो करता है वैसे ही ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये भी एक बिजनेस फॉर्म में स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होता है। जैसे आप कंटेंट में अच्छे होते जाते हो, बेटर होते जाते हो, तो कंज्यूमर भी आपको वो रेंज पे कनेक्ट करते हैं। अब सर आगे के जो सवाल है वो हमारे अब बारडोली के जो लोकल बिजनेस है, तो आपको चैलेंजेस क्या फेस होती है जब भी आप कोई वीडियो शूट के लिए जाते हो, तो सर आपको लोकल लेवल पे क्या चैलेंजेस होती है और कस्टमर बिहेवियर कैसा रहता है? कई बार आपको पॉजिटिव भी मिलता है, कई बार नेगेटिव भी मिलता है, तो उसके बारे में हम क्या आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स के शायद नॉलेज उनको नहीं होता है और उनको लगता है कि इतने ज़्यादा चेंजेस वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके साइड से वो टेक्निकल चैलेंजेस क्या होते हैं और वो आपको ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत करता है सर? डेफिनेटली जब इनिशियल स्टेज पे हमने शुरुआत की थी तब जो ये प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि हम सिंगल पेज पे नहीं होते थे। स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती थी, हम लोग वहाँ पे जाते थे तो कुछ टाइम पे वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना एंड फिर वहाँ पे चेंजेस आते थे। एक बार वॉइस ओवर हो गया फिर उसमें चेंज करवाना, या फिर वीडियोस में एडिटिंग में प्रॉब्लम होता था कि उन्होंने पहले वो क्लियर चीज़ें मेंशन नहीं की होती थी कि ये आपको करना है, वो चीज़ें करना है। बट ग्रेजुअली जब जैसे कि हम लोग डेवलप होते गए तो अभी बहुत से जो फील्ड है राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग में ले लीजिए या फिर वीडियोग्राफी में ले लीजिए, हम पहले ही उनसे क्लियर करते हैं कि ये चीज़ मतलब होगी, आपको ये चीज़ मिलेगी। बट फिर भी कैसा होता है कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ बताना चाहता है एक छोटे से वीडियो में, 45 सेकंड्स के वीडियो में या फिर 1 मिनट के वीडियो में। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम उनको अच्छा वर्क डिलीवर करना चाहता है। कभी कभी ये चीज़ होती है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करवाने जाएंगे तो हमें नहीं पता चलता कि हम क्या प्रायोरिटाइज करें। हम उनसे कभी बार पूछते हैं कि आपको क्या मतलब कि वीडियो में हाईलाइट करना है, तो 1 थिंग नहीं होता है, उनके पास 10 या 20 थिंग्स होते हैं जो उनको हाईलाइट कराना है। अगर 20 थिंग्स को हम अगर जोड़ ही दे तो अभी स्क्रिप्ट बन जाएगी, फिर हम स्क्रिप्ट क्या बनाएं, हम उस पर वर्कआउट क्या करें। तो वो एक चीज़ रहती है। एंड दूसरी चीज़ है कि उनको ज़्यादातर जो लोग हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस बने हैं उस वैसा वीडियो चाहिए, या फिर एक चीज़ ऐसा होता है कि उनको कभी ये चीज़ है कि उनको उनका फॉर्टे है, या फिर वो जो वर्क कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर कॉमेडी वीडियोस चल रहा है तो उनको कॉमेडी वीडियोस बनाना है, ये वीडियोस वर्क कर रहा है तो ये। हर फील्ड एक डिफरेंट है, हर फील्ड में हमें डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा। पहले कैसा था कि इनिशियल स्टेज पे सब चीज़ नॉर्मली चल जाती थी, अभी वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। आपको अगर आप रियल एस्टेट में हैं या फिर आप टीचिंग लाइन में हैं या फिर आपका फूड का कंटेंट है, तो हर वीडियो डिफरेंट वर्क करता है, तो समझ जाने में टाइम लगता है। मैं आपको ये जो मैंने आपको समझाया ना, वो एक एग्जांपल से हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। मैं आपको 10 नेम्स दे रहा हूँ, आपको रिमेंबर करना है और आपको कितने याद रहते हैं वो मुझे बताना है। पहला है कृपल, सेकंड अनिकेत, थर्ड निकुल, फोर्थ रवि, 5 नितेश, 6 नीरव, 7 प्रसिद्ध, 8 कीर्ति, 9 मेहुल, 10 प्रिंस। सीक्वल में बोलना है? नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कृपल, यस, कीर्ति, यस, नीरव, यस, निकुल,
यस अनिकेत, यस रवि, यस प्रासित, यस। बस इतने याद रहे सर। यहाँ पे दो चीज़ें थी, हाँ। मैंने मिक्स किया था नामों को। आपको मेरा नाम पता है तो आपको डेफिनेटली मेरा नाम याद रहेगा, आपका नाम कीर्ति है तो आपका आपका नाम याद रहेगा, नीरो भाई हैं वो आपके यहाँ पे जॉब करते हैं इसलिए आपको नाम याद रहेगा, एंड जो निकुल है राइट, वो आप कनेक्शन में हैं उनके साथ बहुत टाइम से, तो उनका नाम याद रहेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आपने जब 10 नाम बोले ना तो आपको वहाँ पे 7 नाम याद रहे, राइट। अभी मैं आपको दूसरा एक चीज देता हूँ, एक ही नाम आपको याद रखना है, प्रिंस। प्रिंस, ओके, तो आपने प्रिंस डेफिनेटली जल्दी बोल दिया। तो वही चीज हम क्लाइंट्स को समझाने की ट्राई करते हैं कि जब आप 10 चीजों को मतलब कि उनको थ्रो करने की ट्राई करोगे ना तो वो याद नहीं रख पाएंगे सभी चीजों को। आप अभी याद कर पाएंगे आपने क्या बोला फिर से? मैं लास्ट मैंने बोला प्रिंस। अभी आप वो जो 10 है उनको याद करिए। उसमें से रवि, कीर्ति, कृपल, प्रासित, निकोल, अनिकेत, बस इतना, एक और कम हो गया। तो एक चीज यही है कि अगर आप एक पे फोकस करवाएंगे ना तो उनको डेफिनेटली वो चीज़ याद रहेगी। आप अगर 10 चीज़ों पे फोकस करवाएंगे ना तो वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। एंड दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पे 2 चीज़ें समझाने की ट्राई कर रहे हैं। मैं उनको टोटली डिफिकल्ट नाम दे सकता था 10 और 10, उसमें से उनको या 2 या 3 ही याद रहते हैं। फिर भी मैंने उनको जो नाम बताए हैं वो उनके ऑलरेडी मतलब कि वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वैसे उनको नाम मतलब मैंने उनको सजेस्ट किया है। तो मार्केटिंग की 2 चीज़ें इसमें समझ आती है। पहली कि अगर आप कस्टमर को कनेक्ट करने जा रहे हो ना तो कभी कभी कैसा होता है ना कि कस्टमर मतलब क्लाइंट डिमांड करता है कि फैंसी वर्ड्स मतलब कि हम लोग यूज़ करें। नहीं, फैंसी वर्ड्स नहीं, जो आपका क्लाइंट नॉर्मली मतलब कि यूज़ कर रहा है वो वर्ड पे जाइए। सेकंड थिंग कि आप अगर उनको 10 चीज़ें मतलब कि एक ही रील्स में या फिर एक ही वीडियोस में समझाने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। इससे बेटर है कि आप 1, 2 या 3 चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर से उनसे पूछूंगा कि आपको कौन सा नाम याद मैंने 1 बोलने को कहा था तो वो शायद वो उनका आंसर दे पाएंगे। अभी मैं उनसे फिर से 10 में से पूछूंगा तो कुछ नंबर अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ है कि अगर आप मार्केटिंग करवा रहे हो तो एक ध्यान रखिए कि आप एक चीज़ पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। अच्छा आपने इंसाइट दिया, क्योंकि कई बार मैं भी कई बार जो रील्स बनाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एक ही साथ में सबको दे देना होता है, लेकिन आपके साथ कई रील्स बनाए तो आपने समझाया था कि 1 थिंग एट ए टाइम करेंगे, क्योंकि 45 सेकंड में एक ही मैसेज जाना चाहिए। और सिमिलरली जब मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट जो भी हमने भी पास्ट में किया, पेपर मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस यही रहा कि हर चीज़ एक ही एड में अगर डाल देते हैं तो वो कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देता है कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जिसको जरूरत नहीं है वो भी पढ़ने में उनको इंटरेस्ट रहता नहीं रहता है, मतलब वो जो डेटा कंज्यूम होना चाहिए प्रॉपर वे में वो नहीं जाता है। सो आपने एक अच्छी बात बताई है कि स्पेसिफिक रखिए। 45 सेकंड का रील होता है, उसको जो बेचना है वो 45 सेकंड वाले 10 रील बनाएंगे, और ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। कई बार शायद कस्टमर आपको ऐसे मिलते होंगे कि सर एडवर्टाइज आई है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम फ्रेम बनता है, रिस्पॉन्स ग्रेजुअली एंड स्लोली मिलता है। हर एक चीज़ को एक बार मार्केट करने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ये मैं भी समझ चुका हूँ इतने सालों में। होपफुली धीरे धीरे सब लोग को मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का धीरे धीरे नॉलेज आएगा तो वो भी समझ जाएंगे। सर दूसरा सवाल, हम जब आपके पास जितने एंकर्स हैं सर, मैंने देखा कि आपके फेस पे एंकर्स, आप फीमेल एंकर्स जो भी है तो आप वो सिलेक्ट करते हो, तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता है सर? क्योंकि हमारे जो यंग गर्ल्स है या कोई भी अच्छा कोई बोलता है, अच्छे ओरेटर है, तो उनको अगर आपको चांस देना है या आपके जैसा बनना है, बारडोली डाउन जैसा, तो उनके लिए आप क्या आप सिलेक्शन पे क्या ध्यान रखते हो? तो वो उनको बताएंगे तो शायद थोड़ा क्लियर होगा। बेसिकली अगर क्राइटेरिया के बारे में बात करें ना तो जो भी एंकर्स हैं पहले उनको क्यूरियोसिटी देखा जाता है कि वो कितने क्यूरियस है, जो भी टास्क वो मतलब परफॉर्म करने वाले उनको आइडिया है कि उनको कैसे बोलना है या फिर उनको कैसे डिलीवरी करनी है डायलॉग्स की। हम मल्टीपल लेवल पे वर्क करते हैं,
तो वहाँ पे लुक वाइज या फिर दूसरी चीज़ों पे इतना मतलब कि फोकस हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ लगती है कि हर कोई कंटेंट क्रिएशन एक चीज़ क्लियर करिए। पहले ऐसा था कि अगर आप सर्टेन लुक्स हैं या फिर सर्टेन चीज़ें हैं तभी जाके एंट्री कर सकते हो। अभी वो चीज़ थोड़ी सी मतलब कि बेटर हुई है कि अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप कैसे भी कंटेंट बनाएं, धीरे धीरे आपको ऑडियंस मिल जाएगा। तो हमारे पास न्यूज़ फॉर्मेट एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो उसमें जैसे बेसिकली ये चीज़ वर्क करता है कि आप कितने एक्साइटेड हो वो कंटेंट बनाने के लिए। एंड हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर जेनजी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनका एक डेडिकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि वो चीज़ें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर देंगे। हमारे पास कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आती रहती है कि हमें आप वर्क करना है, राइट। बट हमारी टीम जब उनके साथ मतलब कांटेक्ट करने की ट्राई करती है तो वो सिर्फ बेसिक लेवल पे होता है उनका वर्क। जब उनके साथ हम लोग डेप में बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक वीडियो में आके उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे या फिर ये चीज़ है। बट जो चीज़ें वैसे वर्क करती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड क्राइटेरियाज में ऐसा हुआ है कि बहुत बार कितने हम इन्फ्लुएंसर्स हमने लिए हैं तो लोगों को ऐसा लगा है कि ये नहीं वर्क करेंगे। बट हमें ऐसा लगता है कि कितनी बार एज अ वीडियोग्राफर उनको बेटर वे में पोर्ट्रे नहीं कर पाया है, या फिर जो उनको स्क्रिप्ट दी वो इनिशियल स्टेज पे उनको हेसिटेशन हो रहा है, या फिर दूसरी वजह से मतलब कि क्लाइंट से रिजेक्ट किया है। बट फिर भी हम लोग एक उनको ट्रायल देते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स। एंड हमने बहुत सी चीज़ों में ऐसा देखा है कि उन्होंने फिर बाद में जाके बेटर परफॉर्मेंस करके दिया है। तो सिंपल एक क्राइटेरिया है कि पहला जो है वो आप नॉर्मली जो आपकी एज है वो 18+ होनी चाहिए, क्योंकि हम आज आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो एक मेजर क्राइटेरिया है वो रहता है। एंड देन आप हमारे साइड पे डिफरेंट एजेंसी का डिफरेंट रहता है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए एज अ वर्क के। मतलब आपके अंदर से एक फील निकलनी चाहिए। हाँ, मतलब जो भी आप डेटा थ्रो करने जा रहे हो तो यू शुड बी हैविंग गुड फील विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। और आज के सर मैं पढ़ाता भी हूँ तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगा कि आज के बच्चों को पब्लिकली आके बोलना थोड़ा अब कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। मतलब कई हम पूछते 50 लोग जब हम पढ़ाते हैं तो 50 लोग में से चलो आंसर किसको आता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आने के वो आंसर देने के लिए तैयार होता है। आता है फिर भी नहीं बोलते। उनको बाजू बाजू वाले क्या बोलेंगे उसके ऊपर ध्यान रहता है। अगर वो बैरियर ब्रेक करके कोई आगे निकल जाता है तो डेफिनेटली एक एंकरिंग के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छे स्पीकर अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। मतलब वो सामने वाले को जो कन्वे करना होता है वो भी कन्वे कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक यूथ शुड लर्न कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, लोगों के साथ बात करिए। जितना बात करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। तो आगे का सवाल सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे वो कंटिन्यू कीजिए सर। जो एड ऑन में था, अगर ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो चीज़ है कि बहुत से बैटर है, लाइक हमारे जो एंकर्स हैं उनसे भी बैटर वीडियोस लोग बना रहे हैं, बट वो पुट नहीं करना चाहते हैं, राइट। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं कि जो बैटर एक्टिंग कर पाते हैं या फिर बैटर अगर एंकरिंग की बात करें वो कर पाते हैं, बट वो अपना कंटेंट वहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड वो कुछ बार वो रिस्ट्रिक्शन फैमिली के साथ होता है। कभी कभी वो अपने जो भी उन्होंने बैरियर्स बना लिए हैं उसको तोड़ना नहीं चाहते या फिर कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। तो वो एक चीज़ है कि सर ने जैसे बताया तो डेफिनेटली उस पर वर्क किया जा सकता है कि अगर आप निकलेंगे। एंड बहुत बार ऐसा हमने वो भी चेक किया है कि पहले जब मेरी खुद की बात करूँ तो वो मेरी फैमिली एज इसको बिजनेस देखने के लिए रेडी नहीं थी। आज हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग हमारी टीम के अंदर वर्क करते हैं। उनमें से कुछ फैमिली में जो लोग हैं वो फैमिली पहले उनको अलो नहीं कर रही थी। फिर जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वीडियोस उनके स्टार्ट हुए या फिर जो वीडियोग्राफर है उनका वर्क देखा, तो टाइम वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो अर्न भी कर रहे हैं। तो फिर उनको एक ब्रेक मिला एंड देन वो बेटर वहाँ पे होते गए। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ भी ये चीज़ है तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को। तो कृपल भाई, आपके साथ कन्वर्सेशन में अच्छा रहा। हमें लास्ट फ्यू सवाल बाकी है, अब उसके ऊपर हम बात करके इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे कॉमा रखेंगे। हम चाहेंगे कि आपके साथ दोबारा अगले 1 साल 2 साल में वापस मिले, जब आपके पास अच्छे खासे मिलियन फॉलोअर हो, तब जाके हम आपसे फिर से बात करें।
और अभी इसके 3 सालों में मैंने आपका साथ जब ज्वाइन किया था 10,000 फॉलोवर थे, अब 87,000 फॉलोवर है। तो मैं भी एक आपका प्राउड कस्टमर ही हूँ, लेकिन आई फील प्राउड कि बारडोली के लेवल पे इतने आपको फॉलोवर मिले हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर बारडोली एज वेल एज फॉर यू। लास्ट फ्यू सवाल, यूथ अगर आपके फील्ड में आने के मूड में रहते हैं तो उनके लिए आपका क्या ऐसा सजेशन रहेगा जो उनको करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, स्नैपचैट ले लीजिए, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली जो रील्स बनती है या फिर जो कंटेंट बनता है, उनसे जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसकी लाइफ बहुत बेटर दिखती है। क्यों? क्योंकि वो हर बार जो प्रोफेशनल कैमराज हैं वो उनको शूट करते हैं। जैसे कि अभी अभी पॉडकास्ट शूट हो रहा है, राइट? अगर आप वो बेसिक लाइटिंग में या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन में शूट करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट हम एक पूरे सेटअप के साथ इसको कर रहे हैं, राइट? हमारे पास 3 एंगल्स पे कैमरा लगे हुए हैं, हमारे पास लाइट्स हैं, तो वो जो एक चीज़ें बताती है वो एक डिफरेंट चीज़ें बताती है। वैसे ही मतलब रियल जो इंस्टाग्राम की लाइफ है या फिर जो कंटेंट क्रिएटर लाइफ है एंड नॉर्मल जो लाइफ है उसमें एक डिफरेंस है। तो कभी कभी बार वो जो अट्रैक्ट होके ये फील्ड में आने की ट्राई तो करता है, बट बाद में उनको पता चलता है कि वो इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी वो हमें दिखती है, राइट? तो अगर आप आ रहे हो, आप अगर आ रहे हो तो आप फोकस मतलब एक चीज़ पर रखिएगा कि आपको काम करना ही है, आपको भी वर्क कर मतलब वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। एंड टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा। अगर आप फ्यू डेज मतलब कि अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से लेफ्ट होते हो तो आपको वो दिखेगा कि आप धीरे धीरे मतलब चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी है। एंड सेकंड थिंग कि जब आप फोकस रहिए एक चीज़ पे, जैसे कि मैंने आगे अपने कन्वर्सेशन में दिखाया, वो कंटेंट क्रिएटर पे भी लागू होती है। वो बहुत सी चीज़ें एक ही दिन में करना चाहते हैं एंड वो पेशेंस नहीं होते, पेशेंस मतलब नहीं होता है कि अगर वो आज मतलब कि कोई पेज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमें भी बहुत टाइम लगा था। आज हम जो हमारे डिफरेंट पेजेस डेवलप कर रहे हैं उसमें भी हमें बहुत टाइम मतलब कि जो सर्टेन टाइम है, हाँ एक एक्सपीरियंस की वजह से हम थोड़े से बेटर वहाँ पे वर्क डिलीवर कर पाते हैं, बट फिर भी टाइम तो लगता ही है। कुछ चीज़ें टाइम लेती ही हैं, वो उनको समझना पड़ेगा। आप आज बहुत अच्छा कंटेंट भी डाल दीजिए, बट फिर भी वो लोगों तक पहुँचेगा, वो लोगों मतलब कि कुछ लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे, तो वो टाइम हो जाएगा। एंड दूसरी एक चीज़ है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। सर ने अभी बोला कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन बारडोली टाउन पे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होगा, क्योंकि 1 मिलियन फॉलोवर बारडोली टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन नहीं है, राइट? तो हम वो चीज़ को समझते हैं कि 1 मिलियन फॉलोवर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली हम पॉजिटिव भी इतने हैं कि हमारे जो नए पेजेस हैं, जो हम नए पेजेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली जाना चाहेंगे कि हम 1 मिलियन क्रॉस करें। तो आपको वो चीज़ में भी आइडिया होना चाहिए कि जब आप एंटर कर रहे हो किसी मार्केट में तो आप बी स्पेसिफिक, ये रियलिस्टिक हो। और सही बात बोली आपने कि बारडोली का जो क्राउड है उसके ऊपर से जितने फॉलोअर बनते हैं उतने ही बनते हैं, लेकिन आप कोलैबोरेशन करके मान लो बारडोली का आपके पास नेटवर्क है, हाँ। और आप मान लो सूरत के कोई पेज के साथ कोलैबोरेट करते हो, मतलब अब कंपटीशन के बदले कोलैबोरेशन से आई थिंक आप 1 मिलियन तक पहुंच सकते हो सर, मेरा ये मानना है। सो आप कोलैबोरेशन के बारे में सर क्या सोचते हो? मान लो कि यहाँ से कोई सूरत के पेज के साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और कोलैबोरेट करते हो, तो आपको सूरत एंड बारडोली का कनेक्शन डोमेन मिलाएंगे तो शायद 1 मिलियन से ऊपर हो जाएंगे, या मिलियन के जो भी हम विश करते हैं उससे ऊपर। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपके दिमाग में सर? यस, एक तो वो चीज़ है कि हम एक्सिस्टिंग जो पेज वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें। एंड बट एक चीज़ हमने जो फेस की है कि यहाँ पे जो एक चीज़ें होती है, बारडोली में हम लोग देखें तो बारडोली में अगर 3 या 4 न्यूज़ होंगे एट ए डे, बारडोली की जो पॉपुलेशन है या फिर बारडोली, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं 4 न्यूज़ नहीं देखना चाहता बारडोली टाउन के ऊपर कि मैं पूरे दिन 4 न्यूज़ बारडोली टाउन पे है, बारडोली टाउन से जो एडवर्टाइज डाली है वो भी मैं चेक करूँ। तो एक मेजर क्वेश्चन हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है कि हम लोग सूरत या फिर नवसारी या फिर व्यारा के साथ कॉलअप कर रहे हैं, एंड वो कंटेंट भी हमारे पास स्पेसिफिकली मतलब बारडोली में आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है तो हम वो चीज़ को शोकेस मतलब कि बारडोली के लेवल पे कर सकते हैं। आइदर जो कोलैबोरेशंस है वो ऐसे वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा है कि कोई सर्टेन एडवर्टाइज है तो उनके लिए हम लोग कोलैबोरेशंस कर सकते हैं।
बाकी वो जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी कंटेंट पर डे मतलब कि उनका आ रहा है। और बारडोली की जो भी ऑडियंस है वो एक चीज़ मतलब कि नोटिस करना चाहती है, वो भी कि अगर वहाँ के पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, तो हर बार हम कोलैबोरेशंस पे वीडियोस क्यों देखें, हम उनको ही ना फॉलो कर लें। एंड वो हमारे लिए, वो हमारा भी ही पेज है, हमारा ही कोलैबोरेशन है, वो तो बेटर ही रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में जो हमने आगे जो बात की है कि कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो सस्टेन फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग फिर वहाँ पे ही आ जाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स घट जाएंगे। बट डेफिनेटली हम एक नया पेज स्टार्ट करके या फिर एक नए चीज़ें डेवलप करके कि एक नया जो पेज है वो डेफिनेटली उनके जो भी कोलैबोरेशंस के है वहाँ पे उनके पास सूरत में अगर लीड है तो सूरत में कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, एंड वैसे हमारे जो फॉलोअर्स है वो बढ़ा सकते हैं। सो अच्छा कन्वर्सेशन रहा। हमारे यूथ को जो भी मान लो सोशल मीडिया में अभी एक्टिव हो रहे हैं तो उनको अच्छा मैसेज मिलेगा, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई जगह पे कोई यूथ को ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी उनको समझना है तो दे कैन पुट अ कमेंट टू अस, एंड पार्ट 2 जब हम पॉडकास्ट लेके आएंगे तब शायद वो कमेंट के आंसर कृपल सर के पास हम जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच कृपल भाई फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम, एंड हमारे यूथ फॉर यूथ विद यूथ के लिए आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कीर्ति सर, आपने जो इनवाइट किया आपके नए इनिशिएटिव फॉर यूथ विद यूथ पॉडकास्ट के अंदर। ये जो सीरीज़ जो जाने वाली है वो डेफिनेटली बारडोली की यूथ को बहुत सी चीज़ों में हेल्प करने वाली है। आप ऑलरेडी बहुत जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते होंगे, ग्रोथ कैसे की होनी चाहिए या फिर कैसे पाथ को चूज़ किया जाना चाहिए। बट एक चीज़ है ना कि अगर हमारे सराउंड की पब्लिक हमें अगर अपलिफ्ट करते हैं या फिर अगर हम जो भी चीज़ें वर्क कर रही है उसको उनमें जो भी हमारे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं भी बारडोली की जो लोकल्स नेटवर्क में जब जुड़ा तब मुझे वो बेनिफिट समझ में आया कि हम बहुत से लोगों को यूट्यूब पे या फिर दूसरी जगहों पे चेक करते हैं, बट हम जो सराउंडिंग के लोगों को जब चेक कर पाते हैं तो हम उनको रीच आउट भी कर पाते हैं। अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं, बारडोली टाउन को रीच आउट करना चाहते हैं, या कि ये पॉडकास्ट में कोई भी है तो वो सभी लोग बारडोली एंड जो सराउंडिंग जो एरियाज़ है वहाँ से आएंगे। एंड अगर आपको डेफिनेटली कुछ क्वेरीज है या फिर आप ये फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं एंड आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। एंड हमें डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक जब हम नेक्स्ट लेवल पे हो तो हम फिर से ये पॉडकास्ट में आऊँ एंड कुछ बातें एंड डेफिनेटली दूसरी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। होपफुली आपको जो मैं मैसेज डिलीवर करना चाहता था कि आप एज ए यूथ एंटरप्रेन्योर या यूथ आइकॉन आप बारडोली को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओ इन द सोशल मीडिया विंग एज वेल एज अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो तो आपको कौन से पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, बारडोली का कस्टमर कैसा बिहेव करता है वो भी आपको थोड़ा जानने को इस पॉडकास्ट से मिला होगा। एंड hopefully you got some value out of it, so like, subscribe and share this video to your near ones. Thank you very much for watching this video. Once again, this is Dr. Kirti Patel from the channel For Youth with Youth, जिसका एक विजन है कि to make you future ready for your better future. Thank you very much.